नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं टीम जीसीसी की ओर से। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्लास 12 इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पढ़ा था। तो जिन लोगों ने भी उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, सबसे पहले जाके वो उसे एक बार देख लें, क्योंकि वो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी दैट वी इंडियंस टेंड टू सेव मोर मनी ऑफ व्हाट वी अर्न, बट इन कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड other European countries, people does not give much importance to saving their income. So is it good to save your income or is it bad to save your income? इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट फर्स्ट नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ द नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं। Economics is the branch of social science which deals with allocation of resources to attain maximum satisfaction. Economics ब्रांच है सोशल साइंस की जो हमें बताती है कि हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। दूसरा क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज़ द नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स। रिसोर्सेज आर स्केर्स इन नेचर एंड दे हैव अल्टरनेट यूज़। जो रिसोर्सेज हैं उनकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है, पर लिमिटेड क्वांटिटी होने के साथ साथ उनका अल्टरनेट यूज़ है। For example, a plot of land can be used to cultivate rice and wheat. So we have to choose whether we are going with rice or wheat. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। For example, you have 24 hours in a day and there are n number of online resources from where you could study. So you may face the problem of choice regarding which resource should I use to study so that you could score maximum. मतलब आपके पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे रहते हैं पर आपके ऑनलाइन रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है कि आप किस रिसोर्स को यूज़ करें ताकि आपको मैक्सिमम स्कोर हो पाए। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो दो टर्म से मिलके बना है, मैक्रो और इकोनॉमिक्स। आइए इन दोनों टर्म्स के मीनिंग हम समझते हैं। द टर्म मैक्रो इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीनिंग लार्ज। तो जो मैक्रो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से मिलके बना है जिसका मतलब होता है लार्ज। एंड इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच टेल्स अस हाउ एन इंडिविजुअल और सोसाइटी यूजेस इट्स रिसोर्सेज टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और इकोनॉमिक्स ब्रांच है सोशल साइंस की जो हमें बताती है कि एक इंडिविजुअल या फिर पूरी सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को किस तरह यूज़ करे जिसमें उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। थस मैक्रो इकोनॉमिक्स is the branch of economics which studies the economic issues or economic problems at the level of economy or economy as an whole. तो यहाँ पे जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो एक इकोनॉमिक्स का ही ब्रांच है जो स्टडी करता है इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो कि पूरे के पूरे इकोनॉमी के लेवल पे या फिर इकोनॉमी के ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इट डील्स विथ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। तो ये इसका एक एग्जांपल है। इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री, जनरल प्राइस लेवल जिसको इन्फ्लेशन या महंगाई भी बोलते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, तो ये डिप्रेशन है, ये आपका इकोनॉमिक साइकिल का एक पार्ट होता है। डिप्रेशन इज अ स्टेज इन इकोनॉमिक साइकिल वेयर द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्लाइन ग्रेजुअली। मतलब डिप्रेशन वो पीरियड है आपका इकोनॉमिक साइकिल का जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ग्रेजुअली कम हो जाती है। तो अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है, हम हर एक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला डिफरेंशिएशन है बेसिस ऑफ स्टडी। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइसेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल स्टडी। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइसेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फिर एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल अ पर्टिकुलर कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम को कैसे स्पेंड करेगा कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइसेस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी स्टडी। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइसेस इकोनॉमी के लेवल पे ही स्टडी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाउ इन नेशनल रिसोर्सेज आर टू बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम वेलफेयर फॉर ऑल इट्स इंडिविजुअल। मतलब एक कंट्री अपने रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करेगी जिससे जितने भी उसके सिटीजन्स हैं उन सबको वेलफेयर हो। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को जान लेते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर दोज मेजरमेंट्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब एन इकोनॉमिक यूनिट, फॉर एग्जाम्पल अ कंट्री, अ बिजनेस एंड एन इंडिविजुअल।
इकोनॉमिक वेरिएबल्स वो मेजरमेंट्स की यूनिट हैं जिनसे हम इकोनॉमिक यूनिट्स को स्टडी कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे एक कंट्री, एक बिजनेस और एक इंडिविजुअल। जैसे आप कंट्री को कैसे डिस्क्राइब करोगे? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से डिस्क्राइब कर सकते हो, लेवल ऑफ इनकम से डिस्क्राइब कर सकते हो। इनमें क्या क्या आता है? द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द लेवल ऑफ आउटपुट, इंडिविजुअल सप्लाई एंड डिमांड, इन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एट माइक्रो लेवल इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई स्टडीड। माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो उनमें वेरिएबल क्या रहेंगे आपके? इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई। एट मैक्रो लेवल एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई आर असिस्टेड। तो जब हम मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई की स्टडी या असिस्ट करते हैं। तो जब हम मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को पढ़ते हैं, असिस्ट करते हैं। अभी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? द टोटल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन एन इकोनॉमी फॉर द कम्युनिटी। कि मतलब जितने भी कंज्यूमर हैं उन सब की टोटल डिमांड और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सब की टोटल सप्लाई एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। इकोनॉमिक एजेंट्स। तो इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट्स आर इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस those who are involved in taking decisions in an economy, for example individual consumer, producer, the RBI and SEBI। इकोनॉमिक एजेंट्स वो लोग होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इकोनॉमी में डिसीजंस लेते हैं। At micro level, individual producers and consumers takes all the decision. At macro level, institutions like RBI, government and some commercial banks take decisions. तो माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर डिसीजंस लेते हैं। मैक्रो लेवल पे इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, गवर्नमेंट और कॉमर्शियल बैंक्स और सो ऑन कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिसीजंस लेते हैं। इसके बाद है आपका डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन को समझ लेते हैं पहले अपन। Aggregation is a way of composing different abstractions together and defining a class. For example, a car class can be defined as contains other classes such as engine class, seat class, wheel class and etc. तो एग्रीगेशन मतलब चीज़ों को एक ग्रुप में कंपोज करना या फिर एक क्लास में कंपोज करना है। उस क्लास में उससे रिलेटेड सब क्लास हो सकती हैं, जैसा कि आपकी कार क्लास में आपको इंजन क्लास, सीट क्लास और व्हील क्लास मिल सकते हैं। At the level of microeconomics, there is a limited degree of aggregation. For example, while studying about individual industry, all the unit of industries are involved. तो जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पे लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। इसका एग्जांपल है, तो जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल इंडस्ट्री की तो हम सारे यूनिट्स को इन्वॉल्व करते हैं जो कि उस इंडस्ट्री में है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कोई स्टडी करने वाले हैं तो आपको जितने भी ऑटोमोबाइल प्लेयर्स हैं उन सब की स्टडी करनी पड़ेगी। एट द लेवल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाइल स्टडिंग द इकोनॉमी, ऑल द यूनिट ऑफ इकोनॉमी आर स्टडीड। तो अगर हम स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमी की तो हमें सारे ही यूनिट की स्टडी करनी पड़ेगी। फिर उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आ जाएगा, ऑटोमोबाइल यूनिट भी आ जाएगा, मार्केटिंग यूनिट भी आ जाएगा, गवर्नमेंट यूनिट भी आ जाएगा, सब ही यूनिट्स आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट सेट्स ऑफ अजम्पशंस के बारे में। तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे कि सर्टेन वेरिएबल्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स बट चेंजेस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ वेरिएबल कांस्टेंट के रूप में होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, पर वो चेंज हो सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जांपल, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स आर कांस्टेंट बट दे आर इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट माइक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट के रूप में लिए जाते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होते, पर जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो वो चेंज होते हैं। The distribution of output and income are taken as constant in macroeconomics while they are variable in microeconomics. ऐसे ही आउटपुट और इनकम कांस्टेंट के रूप में लिए जाते हैं जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, पर जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये दोनों वेरिएबल के फॉर्म में लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है सेंट्रल इशू एंड माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। एट माइक्रो लेवल द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सेंट्रल इशू। माइक्रो लेवल पे जब हम बात करते हैं तो हमें रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करना है ये हमारा सेंट्रल इशू रहता है। वाइल एट मैक्रो लेवल द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट आर की इशू। जब हम मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो हमें टोटल लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करना ही हमारा की इशू होता है। ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने आपको सेविंग के बारे में कुछ बताया था कि दैट वी इंडियन टेंड टू सेव मोर एज कम्पेयर टू अमेरिकन्स एंड अदर यूरोपियन सिटीजन्स। तो ये क्या अच्छा है या बुरा है, आइए जानते हैं।
तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी इकोनॉमी में, आइए जानते हैं। मैक्रो पैराडॉक्स स्टेट्स दैट व्हाट माइट बी लॉजिकल एट माइक्रो लेवल may not be at macro level. For example, if an individual save his income, it will leads to prosperity. But macro level, if all the individuals start saving their income, then it will leads to low investment and lower level of output and अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ये होता है, जब हम माइक्रो लेवल पे बात करते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो अगर वो सेव करता है तो उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। पर जब हम मैक्रो लेवल पे बात करते हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं सारे इंडिविजुअल्स की, अगर सारे इंडिविजुअल्स अपनी इनकम को सेव करना चालू कर देंगे तो उससे क्या होगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्लाइन होगी, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट नहीं आने से लेवल ऑफ आउटपुट डिक्लाइन होगा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो माइक्रो लेवल पे ये अच्छा है, पर मैक्रो लेवल पे ये अच्छा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ स्टडी। द मेथड ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल इक्विलिब्रियम, द मेथड ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस, मतलब जहाँ पे सारे सेक्टर्स या फिर सारी चीज़ें बैलेंस हो। द पार्शियल इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट देयर इज इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट एंड देयर इज नो चेंज इन अदर मार्केट्स। पार्शियल इक्विलिब्रियम कहता है कि एक मार्केट में अगर स्टेट ऑफ बैलेंस स्टैब्लिश होगा तो दूसरे मार्केट में कोई भी चेंज नहीं रहेगा, मतलब वो अपने आप स्टैब्लिश हो जाएंगे। The general equilibrium theory states that there is simultaneous equilibrium in all the markets of economy. इसका मतलब है जब एक मार्केट स्टेट ऑफ बैलेंस स्टेब्लिश कर लेता है तो बाकी के सारे मार्केट अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। इस यूनिट का सेकंड पार्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द प्राप्त होगा। इसका लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।